सत्ता में पूरे 15 साल गुजरने के बाद एक मजबूत सरकार का अचानक से गिर जाना ये सच में किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी हिस्टोरिक बंगाल इलेक्शन के नतीजों को डिकोड करने वाले हैं। सिर्फ साथी बातें नहीं बल्कि सॉलिड फैक्ट्स, नंबर्स और सोर्सेज के जरिए समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पॉलिटिकल उथल-पुथल की गहराई में चलते हैं। अब इस बदलाव की असली इंटेंसिटी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा से लंबी और स्थिर रही है। सोचिए, 1977 से लेफ्ट फ्रंट का रूल शुरू हुआ, जो करीब 34 साल चला। फिर 2011 में पोरिदर्तन यानी बदलाव की आंधी आई और टीएमसी ने शासन संभाला। 2021 आते आते विपक्ष एक बड़ी टक्कर दे रहा था, पर उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2026 में जो जीत आई है वो लिटरली हिस्ट्री बुक्स में लिखे जाने लायक है। ये इतिहास दर्शाता है कि ये करंट शिफ्ट अपने आप में कितना मैसिव है। तो आज की इस चर्चा के 5 मेन पिलर्स होंगे। पहला, बंगाल प्लेबुक को दोबारा लिखना। दूसरा, बूथ लेवल का स्ट्रिक्ट गणित। तीसरा, महिला वोटर्स का शिफ्ट। चौथा, एक परफेक्ट स्टॉर्म का बनना। और आखिर में बंगाल का नया क्षितिज। शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, रीराइटिंग द बंगाल प्लेबुक, यानी राष्ट्रीय मुद्दों की जगह स्थानीय संस्कृति को सेंटर में लाना। अगर 2021 और 2026 की स्ट्रैटेजी को आपस में कंपेयर किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। 2021 में अप्रोच थोड़ी अग्रेसिव थी। सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक्स किए गए, जिसका उल्टा असर हुआ और उन्हें सिंपैथी मिल गई। पर 2026 आते आते स्ट्रैटेजी में एक 180 डिग्री टर्न आया। इस बार निशाना कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा सिस्टम और अभिषेक बैनर्जी थे। नेशनल रिलीजियस स्लोगन्स की जगह लोकल कल्चर और हेरिटेज ने ले ली, एकदम जमीनी अप्रोच। अब ये लोकल अप्रोच दिखी कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज था आउटसाइडर यानी बाहरी होने के टैग को हटाना, और इसके लिए बहुत ही कैलकुलेटेड कदम उठाए गए। कैंपेन को पूरी तरह बंगाल के रंग में रंगने के लिए स्थानीय देवी देवताओं जैसे माँ दुर्गा और माँ काली की खूब चर्चा हुई। एक बहुत ही दिलचस्प वाकया था जब प्रधानमंत्री ने झरग्राम में रोड साइड रुककर खुद झलमुरी खरीदी और पैसे दिए। छोटी बात लगती है, पर इसने एक डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन बनाया। साथ ही धारा प्रवाह बंगाली बोलने वाले नेताओं को फ्रंट फुट पर रखा गया। इस पूरी कल्चरल इंटीग्रेशन वाली कोशिश का सबसे बढ़िया उदाहरण इस कोट में मिलता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्टेज से एकदम फ्लुएंट बंगाली में कहा, तुम्ही बांग्ला बोलते पारो, आमिও बोलते पारी, एखाने जन्म निয়েছি तो আমরা কোথায় বাইরের लोक, जिसका लगभग अर्थ है, अगर कोई बांग्ला बोल सकता है तो मैं भी बोल सकती हूँ। जब हमारा जन्म इसी देश में हुआ है तो हम बाहरी कैसे हो गए? इस एक लाइन ने कल्चरली लोगों की दूरी को बहुत कम कर दिया। खैर, इमोशन और कल्चर अपनी जगह है, पर चुनाव जीते जाते हैं नंबर्स से। तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द बूथ लेवल मैथ, यानी मतदाताओं की माइक्रो टारगेटिंग। 10 से 15, ये नंबर सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे इतने कम वोट्स से भला क्या ही होगा। लेकिन यकीन मानिए, यही पूरे वॉर रूम के गणित का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। टारगेट ये नहीं था कि हजारों नए वोट्स ले आओ। जमीनी कार्यकर्ताओं को स्ट्रिक्टली कहा गया था कि हर सिंगल पोलिंग बूथ पर पिछले इलेक्शंस के मुकाबले बस 10 से 15 नए वोट्स जोड़ते जाओ। बस इतना सा एडिशन। अब इस छोटे से नंबर का जादू समझिए। जब एक बूथ पर 10 से 15 एक्स्ट्रा वोट्स बढ़ते हैं और एक टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 250 से 300 बूथ्स होते हैं, तो जब इस पूरे आंकड़े को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हर सीट पर करीब 2500 से 3500 वोट्स का एक्स्ट्रा बफर मिल जाता है। और बंगाल जैसे हाईली कंटेस्टेड स्टेट में, जहां जीत हार का फासला कई बार सिर्फ 1500 से 5000 वोट्स के बीच होता है, वहां ये छोटा सा माइक्रो गेन पूरे का पूरा नतीजा पलटने की ताकत रखता है। ये सच में एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी थी। और ये मैथ बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशंस पर आधारित था। बीरभूम और बॉर्डर वाले सेंसिटिव जिलों में एक 2 तरफा डेमोग्राफिक स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहला कदम, लगभग 50 से 55% गैर अल्पसंख्यक हिंदू वोट्स को वर्ग भेद से ऊपर उठाकर कंसोलिडेट करना। और दूसरा कदम, इस बात का अनुमान लगाना कि अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वोट्स विपक्ष के बीच जैसे कांग्रेस, लेफ्ट और बाकी पार्टीज में बट जाएंगे। इन दोनों फैक्टर्स के एक साथ मिलने से स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह फेवर में आ गए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और एक बेहद क्रूशल पॉइंट की तरफ, विनिंग द वुमेन्स वोट। ये एक ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट था जिसने सबको हैरान कर दिया।
एग्जिट पोल्स और सर्वे का डेटा बताता है कि लगभग 10% महिला वोटों का एक मास स्विंग विजेता पार्टी की तरफ हुआ है किसी भी क्लोज इलेक्शन में, और वो भी एक ऐसी कैटेगरी में जो पिछली सरकार की सबसे लॉयल सपोर्टर मानी जाती थी। वहां से 10% का स्विंग आना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि जमीन पर ग्राउंड रियलिटीज पिछले कुछ सालों में कितनी तेजी से बदली हैं। पर सोचिए, ये स्विंग आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे एक बड़ा रीजन था, एक इंटेंस वेलफेयर वॉर। एक तरफ इनकम्बेंट सरकार की पहले से चल रही लक्ष्मीर भंडार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम थी, जिसे लोग काफी पसंद करते थे। पर दूसरी तरफ से एक बहुत अग्रेसिव काउंटर प्रस्ताव आया, महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपए देने का प्रॉमिस। इस अकेले वादे ने पहली वाली स्कीम के ग्राउंड लेवल फायदों को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन देखिए, बात सिर्फ आर्थिक लाभ की नहीं थी। सुरक्षा का मुद्दा यहाँ ज्यादा हावी हो गया। सोर्सेज के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर के हालिया केसेस, खास तौर पर आरजी कर हॉस्पिटल और संदेश खाली के डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स को इस कैंपेन में एकदम फोकस में रखा गया। इसने सीधे तौर पर सरकार की उस इमेज को चोट पहुंचाई जहां वो खुद को महिलाओं की सबसे बड़ी रक्षक बताते थे। ये सेफ्टी का कंसर्न एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर बनकर उभरा, जो हमें लाता है हमारे चौथे पॉइंट पर, द परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कई सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स का एक साथ मिल जाना। इस बदलाव की आग में आखिर घी डालने का काम किन चीजों ने किया? 3 सबसे बड़े फैक्टर्स थे। पहला, सरकार को पावर में आए 15 साल हो चुके थे, तो एक नेचुरल थकान और थोड़ी नाराजगी लोगों में थी। दूसरा, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले। इन स्कैम्स ने स्टेट के यूथ और मिडिल क्लास को भारी निराशा में डाल दिया था। और तीसरा फैक्टर, जो टेक्निकली बहुत बड़ा था, इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस एक ड्राइव ने लगभग 90 लाख संदिग्ध या पुराने नाम वोटर लिस्ट से साफ कर दिए। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिली तो नतीजों को तेजी से पलटने के लिए एक माहौल तैयार हो गया। और इस पूरे सिनेरियो का सबसे सटीक सारांश केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस स्टेटमेंट में दिखता है। उन्होंने बताया, 3 बड़े कारक, महिलाओं पर अत्याचार, विकास की कमी और प्रधानमंत्री का स्पष्ट नेतृत्व, ये क्लियर करता है कि आखिर विनिंग पार्टी खुद अपने इंटरनल असेसमेंट में किन मुद्दों को इस हिस्टोरिक शिफ्ट का सबसे बड़ा ड्राइवर मानती है। आखिर में आते हैं अपने 5वें और अंतिम पॉइंट पर, बंगाल्स न्यू होराइजन, एक वैचारिक विरासत का आकार लेना। अगर नंबर्स की एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखी जाए तो ये सच में दिमाग घुमाने वाली है। ये साफ बताती है कि पॉलिटिक्स में पेशेंस और लंबी गेम खेलने का क्या नतीजा होता है। 2016 में स्टेट असेंबली में सिर्फ 3 सीटें, 2021 में कड़ी मेहनत के बाद फिगर 77 पर पहुंचा, और अब 2026 में सीधे 190 से पार। ये फैक्ट्स स्ट्रिक्टली इलस्ट्रेट करते हैं कि अगर सिस्टमैटिक बूथ मैथ, कल्चर की सही मैपिंग और लगातार मेहनत की जाए तो जमीनी स्तर पर ऐसी एक्सप्लोसिव वृद्धि बिल्कुल मुमकिन है। तो इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। इलेक्शन जीतने के लिए कैंपेन की प्लेबुक तो पूरी तरह से दोबारा लिख दी गई, उसमें एक मास्टर क्लास देखने को मिली, लेकिन अब ये नई पॉलिटिकल पावर बंगाल के डे टू डे प्रशासन को कैसे चलाएगी? एक आक्रामक चुनावी अभियान चलाना एक बात है, पर हर रोज के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को संभालना एक बिल्कुल अलग लेवल का चैलेंज होता है। सोचने वाली बात यह है कि आगे की राह कितनी आसान या मुश्किल होने वाली है। इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट को डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ इस विश्लेषण में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।